नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चीन के फैसले से महंगी हो सकती है ईवी, लिथियम नीति बदली, भारतीय ईवी पर असर, मोदी सरकार पर उठे सवाल। चीन की एक नई नीति का असर भारत की इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। चीन ने लिथियम आयन बैटरियों पर मिलने वाली एक्सपोर्ट टैक्स छूट को घटाने का फैसला किया है। इससे बैटरियों की कीमत बढ़ने की आशंका है। चीन ने अप्रैल से लिथियम बैटरियों पर टैक्स छूट 9% से घटाकर 6% करने का ऐलान किया है और इसे एक साल में पूरी तरह खत्म करने की योजना है। इसका सीधा असर भारत की ईवी कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत की कई कंपनियां बैटरियों के लिए चीनी कंपनियों पर निर्भर हैं। बैटरी किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की कुल लागत का 1/3 से ज्यादा हिस्सा होती है। अगर बैटरियां महंगी होती हैं तो कंपनियों को या तो नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर इसका बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे ईवी की कीमतें बढ़ सकती हैं, जबकि पेट्रोल डीजल वाहनों और ईवी के बीच टैक्स का अंतर पहले ही कम हो चुका है। ऐसे में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशों को झटका लग सकता है। लोगों का कहना है कि मोदी राज के 11 साल बाद चीन भारत के मुकाबले कितनी मजबूत स्थिति में है या वो भारत को मोर्चों पर दबा सकता है। चिकन नेक के पास चीन की एंट्री, तीस्ता परियोजना पर चीन बांग्लादेश सक्रिय। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव के बीच बांग्लादेश ने चीन के राजदूत को भारत के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बेहद पास जाने की अनुमति दी। चीन के राजदूत याओ वे ने सोमवार को तीस्ता नदी परियोजना क्षेत्र का दौरा किया। यह इलाका भारत के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यही रास्ता मुख्य भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। बांग्लादेश सरकार का कहना है यह दौरा तीस्ता नदी के प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना से जुड़ी तकनीकी समीक्षा के लिए था। बांग्लादेश की जल संसाधन सलाहकार सईदा रिजवाना हसन ने कहा कि चीन तीस्ता मास्टर प्लान को जल्द लागू करने में रुचि रखता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि परियोजना की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए काम शुरू नहीं हो सकता है। इस दौरे को भारत की सुरक्षा चिंताओं के नजरिए से भी देखा जा रहा है। डिनोटिफाइड ट्राइब्स को कल्याण योजनाओं में झटका, आधार शर्त से विमुक्त घुमंतु जनजातियों की योजना पर संकट। केंद्र सरकार ने विमुक्त जनजातियों यानी डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए चल रही एक कल्याणकारी योजना में आधार आधारित सत्यापन जरूरी कर दिया है। सरकार का कहना है कि योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार प्रमाणीकरण या आधार नंबर का प्रमाण देना होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह आदेश विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजना के तहत जारी किया। इन समुदायों के लोग अक्सर प्रवासी होते हैं और स्थायी पता न होने के कारण उनके लिए आवासीय दस्तावेज बनवाना मुश्किल होता है। नागरिक समाज संगठनों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि आधार आधारित सत्यापन की वजह से बड़ी संख्या में वास्तविक लाभार्थी योजना से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास आधार नहीं है या उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी है। सरकार के अनुसार जिन लोगों के पास अभी आधार नहीं है उन्हें आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। तब तक वो पासपोर्ट, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, राशन कार्ड जैसे अन्य दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। बता दें, देश में ऐसे करीब 1262 समुदाय हैं जिन्हें विमुक्त घुमंतु यानी एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं या अर्ध घुमंतु के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें से कई समुदाय आज भी अस्थायी ठिकानों, जंगलों या सड़क किनारे रहकर जीवन गुजारते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आधार की सख्ती पहले भी मनरेगा जैसी योजनाओं में गरीबों के लिए परेशानी बन चुकी है। पीएम इंटर्नशिप स्टाइपेंड दुगना करने की तैयारी। इंटर्नशिप योजना में कंपनियां बढ़ेंगी। हालिया खुलासा हुआ था, इस योजना में 8 महीने में सिर्फ 4% बजट खर्च हुआ था। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 11,800 करने पर विचार कर रही है। फिलहाल इंटर्न्स को 5,000 प्रति माह दिए जाते हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के मुताबिक इस योजना में युवाओं की कम भागीदारी और बीच में इंटर्नशिप छोड़ने की दर ज्यादा रहने के कारण बदलाव जरूरी हो गया है। पायलट फेज के पहले 2 राउंड में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन तो किया, लेकिन बहुत कम लोग इंटर्नशिप पूरी कर पाए। सरकार चाहती है कि इस योजना से ज्यादा युवाओं को नौकरी से जुड़ा प्रशिक्षण मिले। इसके लिए इंटर्नशिप देने वाली कंपनियों की संख्या 549 से बढ़ाकर करीब 6,000 करने की योजना है। नई व्यवस्था को मार्च 2026 से लागू किए जाने की संभावना है और बजट 2026-27 से पहले इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। बता दें, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट बता रही थी कि इस योजना में सरकार ने 8 महीने में केवल 4% ही खर्च किया था, जिसके बाद हंगामा हुआ। बीजेपी का चुनावी खर्च रिकॉर्ड स्तर पर।
5 साल में 2.5 गुना बड़ा खर्च। मार्च 2025 तक बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए। बीजेपी ने बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में चुनाव प्रचार और चुनावी गतिविधियों पर 3,335 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह खर्च 2019-20 के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज्यादा है। पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और 8 विधानसभा चुनावों के दौरान यह खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट बताती है कि प्री इलेक्शन ईयर और चुनावी साल दोनों में बीजेपी का कुल खर्च 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में जहां पार्टी ने करीब 1,350 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,335 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मार्च 2025 तक बीजेपी के पास करीब 10,000 करोड़ रुपए की नगद राशि और कैश इक्विवेलेंट मौजूद हैं, जो देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी से कहीं ज्यादा है। राजस्थान में वोटर लिस्ट विवाद, कांग्रेस का बड़ा आरोप, 45 लाख वोटर गायब। राजस्थान कांग्रेस ने मचाया हंगामा, कहा भाजपा नेता बीएल संतोष के आने के बाद चोरी शुरू हुई। राजस्थान कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में विपक्ष समर्थक वोटरों के नाम चुनावी सूची से हटा रही है। कांग्रेस ने इन फॉर्मों की फॉरेंसिक जांच की भी मांग की। राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटर सूची का अंतिम ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद 45 लाख लोग गायब, कहीं और चले गए या मृत पाए गए। इसके बाद 15 जनवरी तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। डोटासरा ने कहा कि 3 जनवरी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 3 जनवरी को भाजपा नेता बीएल संतोष राजस्थान आए और उसके बाद वोट जोड़ने और हटाने की गड़बड़ी शुरू हुई। मुंबई मेयर पर शिंदे का बड़ा बयान, बोले शिवसेना का मेयर पार्टी संस्थापक के प्रति सम्मान होगा। रिपोर्ट्स कहती हैं शिंदे चाहते हैं 2.5 साल का अपना मेयर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं की भावना है कि बाल ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में मुंबई को शिवसेना का मेयर मिलना सम्मान की बात होगी। शिंदे का यह बयान बीजेपी के साथ मेयर को लेकर खींचतान के बीच आया है। एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि मुंबई में महायुति गठबंधन का ही मेयर बनेगा। उन्होंने नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद किसी नए राजनीतिक समीकरण से इनकार किया। बाल ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। शिंदे के बयान को बीएमसी में मेयर पद पर दावा करने के तौर पर देखा जा रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब बीएमसी चुनावों में महायुति को मामूली बहुमत मिलने के बाद शिवसेना के 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के एक महंगे होटल में ठहराए जाने को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। अटकलें हैं कि शिंदे गुट शिवसेना के लिए कम से कम पहले 2.5 साल तक मेयर पद चाहता है। पाकिस्तान और रूस पर भारत पोलैंड टकराव, जयशंकर बोले आतंकवाद पर समझौता नहीं। पोलैंड ने रूस को लेकर जताई नाराजगी। भारत और पोलैंड के बीच विदेश नीति को लेकर खुलकर मतभेद सामने आए हैं। सोमवार को नई दिल्ली में हुई बातचीत के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पोलैंड के विदेश मंत्री व उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने एक दूसरे के क्षेत्रीय मुद्दों पर कड़ी बातें कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के पाकिस्तान से बढ़ते रिश्तों पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ किया कि भारत अपने साझेदार देशों से उम्मीद करता है कि वो आतंकवाद को किसी भी तरह से बढ़ावा ना दे। जयशंकर का इशारा पोलैंड के विदेश मंत्री की अक्टूबर 2025 की पाकिस्तान यात्रा की ओर था, जो भारत पाक तनाव के कुछ महीनों बाद हुई थी। वहीं पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की ने बातचीत को खुली और साफ बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर भारत और पोलैंड की सोच एक जैसी है, लेकिन रूस और बेलारूस में हुए जापार्ड 2025 सैन्य अभ्यास में भारत की भागीदारी को पोलैंड खतरे के तौर पर देखता है। सिकोरस्की ने भारत द्वारा रूस से तेल आयात में कमी की सराहना की और कहा कि सिद्धांत अब भी मायने रखते हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना भी की। ये मतभेद ऐसे समय सामने आए हैं जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच बड़े व्यापार समझौते की तैयारी चल रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक खुली बहस के बावजूद दोनों देश रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखेंगे। भारत यूएई रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौता, पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर किया स्वागत। 2032 तक व्यापार $200 अरब करने का लक्ष्य। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत और यूएई ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। सोमवार को दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी को लेकर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान की कुछ घंटों की भारत यात्रा के दौरान हुआ। इस दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2032 तक आपसी व्यापार को बढ़ाकर $200 अरब करने का लक्ष्य भी तय किया। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति का पालम एयरपोर्ट पर स्वागत किया।
दोनों नेताओं के बीच गजा की स्थिति, ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन और यमन संकट जैसे अहम क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में आई तल्खी पर भी बातचीत हुई। ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज, ग्रीनलैंड में नोराड के सैन्य विमान तैनात। उत्तर अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नोराड के सैन्य विमान जल्द ही ग्रीनलैंड स्थित अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर पहुंचेंगे। नोराड ने सोमवार को बताया कि गतिविधियां पहले से तय थीं और रक्षा सहयोग से जुड़ी हैं। नोराड अमेरिका और कनाडा की संयुक्त सैन्य संस्था है जो हवाई निगरानी और रक्षा का काम करती है। ये घोषणा ऐसे समय पर आई है जब राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लेने के बयान से तनाव बढ़ा हुआ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.